वाले हैं और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी, और ये केवल न केवल छात्रवृत्ति मिल रही बल्कि जिन लोगों की गलती से वो छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनकी भी जवाबदेही उसमें तय हो रही है कि आखिर वे छात्र इससे वंचित कैसे। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खासतौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा। और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। आप याद करिए, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, यह अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है, अब आने वाले समय में वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही, जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ ये प्रक्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हम लोगों ने अब तक वितरित की है। छात्रवृत्ति, और यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जुमे की नमाज से पहले एटा पुलिस अलर्ट।
शहर में फ्लैग मार्च किया गया है। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर में किया फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश जारी हुए हैं। बड़ी जानकारी है। जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी। सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया है। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी यहां जारी किए जा रहे हैं। एटा में जुम्मे की नमाज से पहले एटा पुलिस अलर्ट। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद यहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं। फ्लैग मार्च किया गया और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया। रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरिजा घर बनाकर राजनीतिक दलों ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है कि ये किस तरह की राजनीतिक दल से यहां पर रिश्ता रखते हैं। धर्मों का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे आस्था के साथ नहीं बने, वरना आपको विरोध झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मरियम और क्रॉस लगाकर आपने देवी मां और पूरे हिंदू समाज के दिलों में ठेस पहुंचाई है, वो बेहद दुखद है। इन दिनों जो रातू रोड में दुर्गा पूजा पंडाल का प्रारूप को जो लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। बहुत सारी चीज़ सामने निकल कर आ रही है। लेकिन हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह है। सर, जिस तरह से रातू रोड दुर्गा पूजा पंडाल में जिस तरह से प्रारूप तैयार किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, किसी न किसी में आस्था रखते हैं। यदि हम सनातनी हैं तो ईश्वर है, भगवान है, देवी देवता हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो भाई मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या उनके अलग विधि विधान है। क्रिश्चियन लोग का है, गिरजाघर है, सब सारी चीज़ें, सबकी व्यवस्था है, गुरुद्वारा है। सबको अपने धर्म का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। भाई इसी में कोई आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। लेकिन यदि हम पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करने जा रहे हैं, तो वहाँ क्रॉस का क्या अर्थ है भाई? वहाँ पर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी या धर्म से क्या लेना देना है? आप उस पंडाल पर क्रॉस का चिन्ह क्यों बनाइएगा? अंदर में मरियम का क्यों बनाइएगा? तरह तरह की चीज़ें, मैं तो गया नहीं हूँ, मैं कोई देख रहा था सोशल मीडिया में। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे सनातनी धर्म में जन्म लेने वाले लोग ही ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, माँ भगवती सद्बुद्धि दे। सर, उन्होंने कहा कि हमने दो धर्मों का सम्मान के तर्ज पर इस पंडाल का रूप तैयार किया। आप पूरे धर्मों का ठेका ले लीजिए, कौन रोकता है? आप बड़े ठेकेदार हैं सभी धर्मों पे। हम लोग ताली बजा रहे हैं कि भाई आप दो ही धर्म का क्या, सभी धर्मों का ठेकेदार बन जाइए ना, दिक्कत कहाँ है? और उन्होंने ये भी कहा सर कि अगर ये पाप है तो मैं बार बार इस पाप को करूंगा अगर धर्म को मिलाना। भैया करो ना भैया, कौन रोकता है? आप कीजिए। मैं तो सीधा जानता हूँ कि भाई मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, और जो भी सच्चे सनातनी हैं उनको भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, उन्होंने कल मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा आयोजक कि झारखंड बिहार में एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है, इसलिए लोग मेंटालिटी से थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा अलग रूप दे रहे हैं। भाई दिक्कत क्या है ना कि वही सबसे बड़े पढ़े लिखे हैं। मेरा ये कहना है
कि पूजा के नाम पर पाखंड नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो जिस धर्म को मानने वाला है, जिस धर्म में आस्था रखता है, उस धर्म को ईमानदारी से पालन करना चाहिए और पूजा पाठ में उसी प्रकार का व्यवहार करता। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जब हमारे मुसलमान भाइयों का रोज़ा आता है जी। तो जो इस पर विश्वास करते हैं ईमानदारी पूर्वक उन्हें रोज़ा करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सनातन में ही इस तरह की चीज़ें क्यों आती है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो वाकई सनातनी हैं वो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। बस इतना ही मैं कहूँगा। हमारे साथ सीपी सिंह थे जिन्होंने कहा कि इसकी घोर निंदा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को लेकर जिस तरह से प्रारूप तैयार किया गया वो सही नहीं है। फिलहाल सहयोगी संतोष के साथ रांची से HNN के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। दुर्गा पूजा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी शुक्रवार को चरम पर पहुंच गई। आक्रोशित सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जोड़कर कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत वेतन और बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व पर हम घर में खुशियां हमारे होनी चाहिए, तब उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वेतन न मिलने से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और त्योहार की तैयारियां सब प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोग को दुर्गा पूजा 5वां पूजा आज हो गया और अभी तक वेतन नहीं आया है। इसके बाद हम ही लोग को ऑफिस से आकांक्षा कंपनी को पैसा जाती है, उसको बोनस दिया जा रहा है। साल में 2 बोनस पास हुआ उसका। हम लोग बोलते बोलते थक गए, आज तक हम लोग को बोनस नहीं मिला। 5वां पूजा खत्म हो गया और आज तो शुक्रवार हो गया, परसों संडे है, ऑफिस बंद हो जाएगा शनिवार चल के। इसके बाद हम लोग को वेतन कब मिलेगा? दुर्गा पूजा के बाद ही मिलेगा। हम लोग को दुर्गा पूजा नजदीक हो चुका। हम लोग पहले 25 तारीख को हम लोग आवेदन दिए नगर आयोग को कि हम लोग को वेतन दिया जाए। हम लोग का बाल बच्चा का कपड़ा उपड़ा नहीं लिए हैं, पूजा पाठ भी है, हम लोग भी त्यौहार मनाते हैं, हम लोग भी इंसान है, जानवर नहीं है, तो हम लोग भी अपना निक के दिए, मगर ऑफिस से पता चलता है कि यहाँ पैसा नहीं। आकांक्षा में बोनस दिया जा रहा है, मगर यहाँ को बोनस का छोड़ दीजिए, नामो निशान नहीं है। अब वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जो हम लोग कमाए हैं। गिरिडीह में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने नक्सलियों की ओर से छिपाए गए हथियार और विस्फोटक को बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई से नक्सलवाद संगठनों में बड़ा झटका लगा है। जगदलपुर जिले में बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंद्रावती नदी के महादेव घाट में गुरुवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नगर सेना विभाग द्वारा जिले और संभागीय स्तर पर उपलब्ध समस्त बाढ़ बचाव सामग्रियों का मॉक ड्रिल किया गया और इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्ट्रेट ऋषिकेश तिवारी और डिप्टी कलेक्ट्रेट सत्येंद्र बंजरे और सहित तमाम सेना दल और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए देर रात पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने खुद भी भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर की सड़कों पर फुट मार्च किया है। अब फ्लैग मार्च के बाद एसएसपी ने नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित ईदगाह चौकी के पास सड़क पर पुलिसकर्मियों की एक क्लास लगाई और उन्हें कर्तव्य निष्ठा होकर कार्य करने का पाठ पढ़ाया। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में आई लव यू पैगंबर पोस्ट विवाद में रहा, जिस वजह से तनाव की स्थिति रही। देखिए, पुलिस देर रात हो चाहे सुबह हो शाम हो, आपको अक्सर हम लोग पेट्रोलिंग और गश्त करते रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। साथ ही साथ कभी कभी ये सूचना रहती है कि कुछ गैंग जो होते हैं, आपराधिक गैंग जो है आसपास के राज्यों से, जिलों से सक्रिय हो जाते हैं।
तो उस परिदृश्य में जो है आज ये निर्देश हुआ था और मेरे द्वारा भी इसका पालन किया जा रहा है। और हमारी पूरी टीम है, एसपी सिटी है, सीओ सिटी है और इंस्पेक्टर सारे जो हमारे शहर के हैं सारे लोग इसमें, कोतवाली है, चाहे वो सिविल लाइन्स है, खालापार है, सभी इसमें शामिल हैं। झारखंड में शराब मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार को पत्र लिखकर सवाल खड़े किए हैं। अब झामुमो ने भी इस पर पलटवार करते हुए मरांडी को घेर लिया है। देखिए, तथ्यात्मक बातें नहीं करते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, गरिमा रखनी चाहिए। हल्की बातें करते हैं। वो जो कार्रवाई हो रही है स्टेट एजेंसी के द्वारा वो सभी के सामने है। कितने लोग हवालात में हैं, किन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, किन लोगों के नाम सामने आए हैं, सभी क्रिस्टल क्लियर है। फिर भी सिर्फ राजनीति करना है, विपक्ष में तो कुछ बोल देना है और हल्की बातें बोलना है, तो बड़ा अफसोस होता है। पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगनी में बता दें 13 सितंबर को रात 80 लाख की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतर के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने गुप्त सूचना पर हथियारी जंगल से मुख्य आरोपी रणवीर कुमार सिंह समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर 5 अन्य अपराधी भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने घटना में लूटे गए 131 सोने के आभूषण, 25 चांदी के सिक्के, 2 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल्स और 1 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें लगभग नाजन 80 लाख रुपए का सामान चोरी होने का सूचना प्राप्त हुआ था। इस संबंध में चूँकि घटना एक बड़ी घटना थी और इस तरह के जो संपत्ति मूलक अपराध हैं उसके खिलाफ आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो लूट की घटना हो, रोड रॉबरी का हो या पेट्रोल पंप वगैरह में लूट जो होता है उसका हो। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व अमित कर रहे थे, एसडीपीओ सदर, और बाकी पदाधिकारी इसमें भानु जो थाना प्रभारी हैं गिट्टी के और जो मुफस्सिल के थाना प्रभारी हैं और तमाम अदर पदाधिकारी भी थे। उनकी लिस्ट सूची आपको दी गई है। तो इस एसआईटी झारखंड की राजधानी रांची अब जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई का एक बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां रांची विश्वविद्यालय में युवाओं को उनकी बोली, उनकी मिट्टी और उनकी पहचान से जोड़ने का काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 9 जनजातियों और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई से सांस्कृतिक पहचान बढ़ रही है, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। रांची सिर्फ झारखंड की राजधानी नहीं, अब ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के पढ़ाई का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ का रांची विश्वविद्यालय युवाओं को उनकी बोली, उनकी मिट्टी और उनकी पहचान से जोड़ने का काम कर रहा है। झारखंड सरकार की पहल पर 2021 में 9 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए यूनिवर्सिटी में अलग-अलग संकाय की शुरुआत की गई। हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से आदिवासी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध संबंधित विषयों को बढ़ावा दिया जाएगा। साल 2021 में झारखंड सरकार की पहल पर 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए अलग-अलग विभाग बनाए गए। अब यहाँ एक नया भवन भी बन गया है, जिसमें 9 क्लासरूम और एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम है। यहाँ पढ़ाई होती है संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, नागपुरी, खोरठा, कुरुख, कुरमाली और पंच परगनिया भाषाओं में। विभाग में पहले एक ही विभाग थी, जनजातियों क्षेत्रीय भाषा विभाग। फिर इसके विकास हेतु 9 अलग अलग भाषाओं में विभक्त किया गया और 9 अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ से जनजातीय भाषाओं में पढ़े लिखे युवाओं की एक नई फौज तैयार हो रही है। ये युवा आने वाले समय में न सिर्फ इन भाषाओं को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि भाषा से जुड़े रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। सांस्कृतिक जो भी चीजें हैं वो हमें यहाँ पे अपनी भाषा में ही सीखने को मिलती है और ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है 2011 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर भाषाओं को, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को
बढ़ाने का प्रयास किया है। साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे हर गतिविधि क्षेत्र में यहाँ के भाषाओं को, यहाँ के साहित्य को, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने में सरकार की बहुत बड़ा भूमिका है। झारखंड सरकार अब इन भाषाओं को गांव-गांव तक ले जा रही है। स्कूलों में बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाने की पहल शुरू हो चुकी है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए इन भाषाओं के जानकार शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है।